Hello and welcome back. I'm Nitya Kapoor. So we are back with another video. So if you are not subscribed to my channel, so first of all do subscribe to my channel. So now let's talk about what our today's video is about. Our today's video is about many more phrasal verbs. Many more phrasal verbs that we can use in everyday language to look like we are very fluent in English और हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे. तो हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है फेज आउट. फेज आउट का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे हम किसी चीज को खत्म कर रहे हैं. एक बहुत धीरे धीरे हम किसी भी चीज को खत्म कर रहे हैं. तो इंग्लिश मीनिंग ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू और रिमूव, और हिंदी मीनिंग धीरे धीरे समाप्त करना या हटाना. अब हमारा मेन काम क्या है? इसको सेंटेंस में यूज करना. तो इससे हम इंग्लिश में सेंटेंस क्या बना सकते हैं? द कंपनी डिसाइडेड टू फेज आउट द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. की जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो अब काम नहीं आती उसको धीरे धीरे फेज आउट कराना, उसको धीरे धीरे खत्म कराना और न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना. तो कंपनी ने यह निर्णय लिया कि वे पुरानी तकनीक को धीरे धीरे बंद करेगी. नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ऑप्ट आउट. ऑप्ट आउट का मतलब होता है चूज नॉट टू पार्टिसिपेट और बी इन्वॉल्व. मतलब कि अपना डिसीजन लेना कि मैं इस चीज में ना ही पार्टिसिपेट करूंगा और ना ही मेरे को इस चीज में इन्वॉल्व होना है. तो हिंदी मीनिंग क्या हुआ? शामिल नहीं होना या भाग नहीं लेना अपनी मर्जी से. ठीक है. अब सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? सम स्टूडेंट्स में ऑप्ट आउट ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ये जो हमारे करिकुलर के बाहर की एक्टिविटीज होती है, जो हमारे पढ़ाई के बाहर की एक्टिविटीज होती है, उसमें से कुछ बच्चे ऑप्ट आउट कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर बच्चे पार्टिसिपेट करें, कुछ बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे. और इसी की हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगी? कुछ छात्र कक्षा के बाहरी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, उनकी मर्जी है. नेक्स्ट है बेयर विथ. बेयर विथ का क्या मतलब है? किसी को टॉलरेट करना, किसी की बातें जो अच्छी नहीं लग रही है फिर भी उसको कुछ ना बोलना, उन चीजों को टॉलरेट करना. तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? बी पेशेंट और टॉलरेट. और हिंदी मीनिंग क्या हुआ? सहनशील रहें या सहिष्णुता करें. अब इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? प्लीज बेयर विद मी एज आई ट्राई टू सॉल्व द टेक्निकल इशू. बेयर विद मी मतलब मेरे साथ पेशेंट रहो जब तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर दूं. हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? कृपया मेरे साथ रहें जब मैं तकनीकी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज हिंज ऑन. हिंज ऑन का क्या मतलब होता है? कि हम किसी चीज पे डिपेंडेंट है, कि हमें मतलब कि सारा इसी हिंज पे डिपेंडेंट है, इसी टीम पे डिपेंडेंट है, या फिर और भी कंटिंजेंट अपॉन, किसी चीज पे कनेक्टेड होना. ठीक है. तो हिंदी मीनिंग क्या हो? पर निर्भर करना या आश्रित होना. इंग्लिश मीनिंग डिपेंड ऑन और बी कंटिंजेंट अपॉन. अब इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट hinges on effective teamwork. की जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? इफेक्टिव टीम वर्क की वजह से. और हिंदी एग्जाम्पल, परियोजना की सफलता कारगर कारगर समझदारी पर निर्भर करती है. नेक्स्ट इज केटर टू. केटर टू का मतलब है किसी कोई डिमांड है, किसी कोई विश है, उसकी वो चीज पूरी करना. बेसिकली केटर टू का वो मतलब होता है. तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक नीड और डिमांड. और हिंदी मीनिंग क्या हुआ? किसी विशिष्ट आवश्यकता या मांग को पूरा करना. अब एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट एम्स टू केटर टू डाइवर्स culinary प्रेफरेंसेस. ये बहुत सारी जितने भी हमारे कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं, तो रेस्टोरेंट ये ट्राई करता है, ये एम करता है कि वो सबकी डिमांड्स पूरी करे. हिंदी एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट विविध रसोई पसंदों की आवश्यकताओं को पूरे करने का लक्ष्य रखता है. नेक्स्ट इज बैंक ऑन. बैंक ऑन मतलब आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, किसी पे आप बहुत ज्यादा अपना मतलब कि फ्यूचर के बारे में ट्रस्ट कर रहे हो, उस पर रिलाई कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है बैंक ऑन. इंग्लिश मीनिंग रिलाई ऑन और ट्रस्ट इन. हिंदी मीनिंग पर भरोसा करना या भरोसा रखना. इंग्लिश एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डोंट बैंक ऑन एवरीथिंग गोइंग ऑन एज प्लान. कि इस पे ट्रस्ट मत करना कि जैसे जैसे तुमने प्लान करे वैसा वैसा लाइफ में सब कुछ होगा. इस चीज को लेकर मत चलना, प्लान बी भी लेकर चलना. हिंदी ट्रांसलेशन, सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होने पर भरोसा ना करें. देन ईयर मार्क फॉर.
एयर मार्क फॉर का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को एक ही चीज के लिए पक्का कर दिया कि ये सिर्फ यही चीज होगी। ठीक है, कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज साइड में रख लिए, तो मतलब मैं इन 100 रुपीज को मैंने किसी चीज के लिए साइड में रखे कि मैं इससे चॉकलेट खरीदूंगी या मैं इससे कुछ करूंगी, तो ये मैंने उन 100 रुपीज को एयर मार्क कर दिया फॉर चॉकलेट्स। ठीक है, तो एलोकेट और डेजिग्नेट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हिंदी मीनिंग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित करना। नाउ इंग्लिश एग्जाम्पल, द फंड्स आर ईयरमार्क्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि ये वाले जो फंड्स है ये ईयरमार्क हो सकते हैं, हो चुके हैं, मतलब कि ये डेजिग्नेट हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, और किसी और काम के लिए इन्हें यूज नहीं करा जा सकता। और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन धन अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। नेक्स्ट इज कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का क्या मतलब होता है कि अगर आप कुछ देख रहे हो कि कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें आपका फायदा हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हो, आप उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उस सिचुएशन का गलत फायदा उठा सकते हो, बेसिकली कैश इन ऑन। तो एक्सप्लॉइट और टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, हिंदी मीनिंग स्थिति का शोषण करना या उसका उपयोग करना। अब इंग्लिश एग्जाम्पल, सम कंपनीज ट्राई टू कैश इन ऑन लेटेस्ट ट्रेंड्स, ये जो भी लेटेस्ट चल रहा है वैसी वैसी चीज निकालो और उसका फायदा उठाओ। और हिंदी ट्रांसलेशन, कुछ कंपनियां नवीनतम प्रवृत्तियों का उपयोग करने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट इज ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज पढ़ी थी 2 साल पहले और अब आज वो मेरे को पढ़ानी है, तो आपको पढ़ाने से पहले मैं पहले खुद जाके उस चीज को एक बार अच्छे से फिर से देखूंगी, ताकि मेरी भी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाए, मतलब मैं उस चीज को एक बार ब्रश अप ऑन करके आऊंगी, मैं ऊपर ऊपर से एक बार उसको पढ़ के आऊंगी, ताकि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक ना हूँ। तो रिव्यू और रिफ्रेश वंस नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, हिंदी मीनिंग किसी विषय के ज्ञान को समीक्षा या ताजगी से भरना। अब इंग्लिश एग्जाम्पल, आई नीड टू ब्रश अप ऑन माई स्पेनिश फॉर द ट्रिप, कि अब अगर कोई स्पेन जा रहा है तो उसको पहले स्पेनिश देखनी तो पड़ेगी, अगर उसने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी तो उसको रिव्यू तो करना पड़ेगा कि कॉमन वर्ड्स क्या होते हैं, कॉमन फ्रेजेस क्या होते हैं, ऐसी चीजें। फिर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, मुझे यात्रा से पहले अपने स्पेनिश पर कुछ और सीखना होगा। नेक्स्ट इज नथिंग बिकॉज वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने कुछ हमसे नया सीखा हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।